नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी परिवर्तन। ठाकुर खेत सिंह इस नाम को सुनते ही लोगों के मुंह पर घृणा और प्रतिहिंसा के भाव जागृत हो जाते थे, किंतु उनके सामने किसी को भी उसके खिलाफ चूक करने की भी हिम्मत न पड़ती थी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से कोई ठाकुर खेत सिंह के विरुद्ध एक तिनका न हिला सकता था। खुले तौर पर उनके विरुद्ध कुछ भी कह देना कोई मामूली बात न थी। दो चार शब्द कहकर कोई ठाकुर साहब का तो कुछ न बिगाड़ सकता था, परंतु अपनी आफत अवश्य बुला लेता था। एक बार इस पर ठाकुर साहब ने किसी कृत्य पर अफसोस जाहिर करते हुए मैकू अहिरिन ने कहा कि हैं तो इतने बड़े आदमी पर काम ऐसे करते हैं कि कमीन भी करते ल जाए। बस इतना कहना ही था कि बात पर नमक मिर्च लगाकर ठाकुर साहब के पास पहुंच गई और विचारू मैकू की सामत आ गई। दूसरे दिन ड्यूटी पर मैकू बुलाया गया। दरवाज़ा बंद करके भीतर ठाकुर साहब ने मैकू की खूब मरम्मत करवाई और साथ ही यह ताकीद भी कर दी गई कि यदि इसकी खबर जरा भी बाहर आई तो वह इस बार गोली को ही निशाना बना देंगे। मैकू तो यह जहर का घूंट सा पी कर रह गया, किंतु मैकू की स्त्री सुखिया से न रहा गया। उसने 10-20 खरी खोटी बककर ही अपने दिल के फफोले फोड़े, परंतु यह तो असंभव था कि सुखिया 10-20 खरी खोटी सुना जाए और ठाकुर साहब को इसकी खबर न लगे। नतीजा यह हुआ कि उस दिन रात को मैकू के झोपड़ी में आग लग गई और उसकी गेहूं की लहलाती हुई फसल घोड़ों से कुचलवा दी गई। दूसरे दिन बेचारू मैकू को बोरियां बांध कर वही गांव ही छोड़ देना पड़ा। ठाकुर खेत सिंह बड़े भारी इलाकेदार थे। 16,000 सालाना सरकारी लगान देते थे। दरवाजे पर हाथी झूमा करता था। घोड़े, गाड़ी, मोटर और भी न जाने क्या क्या उनके पास थी। 2 संतरी किरच बांधे 24 घंटे फाटक पर बंधे रहते थे। जब बाहर निकलते 10-20 लठैत जवान साथ होते। इस इलाके में न जाने कितने बैठे बैठे मुफ्त खा रहे थे और न जाने कितने मटियामेट हो रहे थे। इस पर टीका टिप्पणी करने के आफत कौन मोल ले। ठाकुर साहब का आतंक इलाके भर में छाया हुआ था। उनकी नादिरशाही को कौन नहीं जानता था। किसी की सुंदर बहू बेटी ठाकुर साहब के नज़र तले पड़ जाए और उसकी तबीयत आ जाए तो फिर चाहे आकाश पाताल एक ही क्यों न करनी पड़े, किसी न किसी तरह वह ठाकुर साहब के जनाना खाने में पहुंच जाती थी। स्टेशन पर भी उसके गुरिल्ले रहते थे जो सदा इस बात की टोक करते थे कि कोई सुंदर स्त्री यहाँ पर आ जाए तो वह किसी प्रकार बहका कर धोखा देकर ठाकुर साहब के जनान खाने में दाखिल कर दी जाए। इसके लिए उन्हें इनाम दिया जाता था। उड़ाया हुआ माल जिस कीमत का हो, इनाम भी उसी के अनुसार दिया जाता था। ठाकुर साहब के जब रिश्तेदार उनकी इस हरकतों से उनसे नाराज रहते तो प्रायः उनके घर का आना जाना छोड़ सा दिया था। ठाकुर साहब अपनी वासना और धन के मद से इतने दीवाने हो रहे थे कि उनके घर कोई आवे या ना आवे उन्हें जरा भी परवाह न थी। तेहर सिंह ठाकुर साहब का चचेरा भाई था। छोटेपन से वह ठाकुर साहब का आश्रित था। ठाकुर साहब तेहर सिंह पर स्नेह भी सगे भाई की तरह ही रखते थे। वह BA फाइनल का विद्यार्थी था। बड़ी ही नेक और सच्चरित्र युवक था। ठाकुर साहब के इन कृत्यों से हेत सिंह का हृदय घृणित था,
प्रजा पर ठाकुर साहब का अत्याचार उससे सहा न जाता था। एक दिन इसी प्रकार किसी बात से नाराज होकर उसने घर छोड़ दिया। कहाँ गया कुछ पता नहीं। ठाकुर साहब ने कुछ दिन तक तो उसकी खोज करवाई, फिर उन्हें इस व्यर्थ की बात के लिए फुर्सत कहाँ थी। वे तो अपना जीवन सफल कर रहे थे। 1 वर्ष बाद वह गांव में आया और उसी दिन ठाकुर साहब के यहाँ एक कुम्हार की नवविवाहिता सुंदर बहू उड़ाकर लाई गई थी। कुम्हार के घर हाय हाय मची हुई थी। उसी समय हेत सिंह उधर से निकले। उन्हें देखते ही कुम्हार ने उनसे अपना दुखड़ा रोया। हेत सिंह का क्रोध फिर ताज़ा हो गया। इसी प्रकार के एक किस्से से नाराज होकर हेत सिंह ने घर छोड़ा था। कहाँ तो वह भाई से मिलकर पिछली नाराज़गी को दूर करने आया था, कहाँ फिर वही किस्सा सामने आ गया। वही प्रतिहिंसा के भाव फिर हृदय में जागृत हो उठे। घृणा और क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। जेब में हाथ डालकर देखा तो रिवाल्वर भरा हुआ रखा था। अब हेत सिंह घर पहुँचे। उस समय ठाकुर साहब अपने मुहाविसों के साथ बैठे थे। हेत सिंह को देखते ही बड़े प्रसन्न होकर बोले, आओ भाई। हेत सिंह कहाँ थे अभी तक? बहुत दिन में आए, बिना कुछ कहे सुने ही तुम कहाँ चले गए थे? हेत सिंह ने ठाकुर साहब की किसी बात का उत्तर नहीं दिया। वह तो अपनी ही धुन में था। बोला, भैया क्या मनका कुम्हार की बहू घर में है? यदि है तो आप उसे वापस पहुंचा दीजिए। ठाकुर साहब की त्योरियां चढ़ गई। क्रोध को दबाते हुए बोले, हेत सिंह तुम कल के छोरे हो, तुम्हें इन बातों में न पड़ना चाहिए। जायो भीतर जायो, हाथ मुंह धोकर कुछ खा पियो। हेत सिंह ने तीव्र स्वर में कहा, पर मैं क्या कहता हूँ, मनका कुम्हार की बहू को आप वापस पहुँचवा दीजिए। मैंने एक बार तुम्हें समझा दिया कि तुम्हें निजी मामलों में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं पूछता हूँ, आप उसे वापस पहुँचाएंगे या नहीं? हेत सिंह गंभीरता से बोला, मैं तुम्हारी किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहता। मेरे सामने से चले जाओ। हेत सिंह अब न सह सके। जेब से रिवाल्वर निकाल कर लगातार 3 फायर कर दिए, किंतु तीनों निशाने ठीक न पड़े। ठाकुर साहब जरा ही इधर उधर हो जाने से साफ साफ बच गए। हेत सिंह उसी समय पकड़ा गया। हत्या करने की चेष्टा के अपराध से 5 साल की सख्त सज़ा हो गई। उसके कुछ ही दिन बाद मैनपुरी षड्यंत्र केस पर भी से उसके ऊपर दूसरा मामला भी चलाया गया, जिससे उसे 7 साल की सज़ा और हो गई। ठाकुर साहब का बाल भी बाका न हो सका। यद्यपि ठाकुर साहब के घर उनके कोई भी रिश्तेदार न आते थे, किंतु फिर भी ठाकुर साहब कभी कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ हो आया करते थे। ठाकुर साहब की बुआ की लड़की चंपा का विवाह था। एक मामूली छपा हुआ निमंत्रण पत्र पाकर ही वे विवाह में जाने को तैयार हो गए। चंपा ने जब सुना कि ठाकुर साहब आए हैं तो उसने उन्हें अंदर बुलावा भेजा। चंपा को हेत सिंह के जेल जाने से बड़ा कष्ट हो रहा था। वह इस विषय में ठाकुर साहब से कुछ पूछना चाहती थी। चंपा के निडर स्वभाव और उसकी स्पष्टवादिता से ठाकुर साहब अच्छी तरह से परिचित थे। पहले तो वे चंपा के सामने आने से कुछ झिझके, फिर आखिर में उन्हें जाना ही पड़ा। न जाने वे चंपा का लिहाज भी करते थे। साधारण कुशल प्रश्न के पश्चात चंपा से उनसे हेत सिंह के विषय में पूछा। ठाकुर साहब ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, क्या करें, भूल तो हो ही गई दादा। अब आप इन आदतों को छोड़ दे तो अच्छा हो। कुछ अनभिज्ञता प्रकट करते हुए ठाकुर साहब बोले, कौन सी आदत बेटी? चंपा ने बड़ी मार्मिक दृष्टि से उनकी ओर देखा और चुप हो गई। ठाकुर साहब कुछ झेप से गए। बोले, बेटी मैं कुछ नहीं करता। तुझे विश्वास ना हो तो चलकर एक बार अपनी आँखों से देख ले। वैसे तो लोग न जाने कितनी झूठी खबरें उड़ाया करते हैं, पर तुझे तो विश्वास न करना चाहिए। चंपा का विवाह हो गया। चंपा ससुराल गई और ठाकुर साहब
आ गए अपने घर। घर आने पर भी चंपा की वह मार्मिक चोट उनके हृदय पर कर रही आघात। बहुत बार उन्होंने सोचा कि मैं इन आदतों को क्यों न छोड़ दूं। जीवन में न जाने कितने पाप किए हैं, अब उनका प्रायश्चित भी तो करना चाहिए। अब नरेंद्र, उनका लड़का, भी समझदार हो गया है। उनके सिर पर घर द्वार छोड़कर क्यों न कुछ दिन एक पवित्र काशी में जाकर गंगा किनारे भगवत भजन करूं। आधी उम्र तो जा चुकी है, क्या जीवन भर यही करता रहूंगा? मेरे इस आचरण का प्रभाव नरेंद्र पर भी पड़ सकता है। किंतु पानी के बुलबुलों के सामने यह विचार उनके दिमाग में क्षण भर के लिए आते और चले जाते। उनका कार्यक्रम ज्यों का त्यों जारी था। विवाह के कुछ ही दिन बाद चंपा के पति नवल किशोर के मित्र संतोष ने नवल किशोर को चंपा समेत अपने घर आने का निमंत्रण दिया और यह लोग संतोष कुमार को बिना किसी प्रकार के सूचना दिए ही उनके घर के लिए रवाना हो गए। सूचना न देकर यह लोग अचानक पहुंचकर संतोष कुमार और बूढ़ी अम्मा को आश्चर्य में डाल देना चाहते थे। चंपा और नवल किशोर अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। रास्ता बड़े आराम से कटा। गर्मी तो नाम को न थी। रिमझिम रिमझिम बरसात हुआ। पानी बड़ा ही सुहावना लग रहा था। जब ये लोग अलीगढ़ स्टेशन पर उतरे उस समय कुछ अंधेरा हो चला। गांव स्टेशन से 5-6 मील दूर था, इसलिए नवल ने सोचा कि स्टेशन पर ही भोजन करके तब गांव के लिए रवाना होंगे। चंपा को सामान के पास बैठाकर नवल भोजन की तलाश में निकला। हलवाई की दुकान पर सब चीज़ें तो ठीक थीं, पर पूरियाँ जरा ठंडी थीं। वह ताज़ी पूरियाँ बनवाने के लिए ठहर गया। इधर सामान के पास अकेली बैठी बैठी चंपा का जी उबने लगा। वह एक पुस्तक निकालकर पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद ही एक आदमी ने आकर उससे कहा, बाबूजी होटल में बैठे हैं, आपको बुला रहे हैं। पर वे तो खाना यहीं लाने वाले थे। होटल यहाँ से करीब ही है। वे कहते हैं कि आप वहीं चलकर भोजन कर ले। कच्चा खाना यहाँ लाने में सुविधा न पड़ेगा। उठते उठते चंपा ने कहा, सामान के पास कौन रहेगा? सामान तो कुली देखता रहेगा। आप फिक्र ना करें, 10 मिनट में तो आप वापस आ जाएंगी। क्षण भर का तो चंपा ने न जाने क्या सोचा, फिर उस आदमी के साथ चल दी। स्टेशन से बाहर पहुंचते ही उस आदमी ने पास के एक मकान की तरफ इशारा करके कहा, वह सामने होटल है, बाबूजी वहीं बैठे हैं। चंपा ने जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए। पास ही एक मोटर खड़ी थी। उस आदमी ने पीछे से चंपा को उठाकर मोटर पर डाल दिया। मोटर 9-2-11 हो गई। चंपा का चीखना चिल्लाना कुछ भी काम न आया। आधे घंटे बाद जब नवल खाना लेकर लौटा तो चंपा का कहीं पता न था। इधर उधर बहुत खोज की, गाड़ी के एक एक डिब्बे ढूंढ डाला, पर जब चंपा नहीं मिली तो लाचार होकर पुलिस में इत्तला देनी पड़ी। परदेश में वह और कर ही क्या सकता था। किंतु वहाँ की पुलिस भी ठाकुर साहब द्वारा कुछ चांदी के सिक्कों के बल पर सब कुछ जानती हुई अनजान बना दी जाती थी। फिर भला एक परदेसी की क्या सुनवाई होती। जब नवल किसी भी प्रकार चंपा का पता न लगा सके तो फिर वह संतोष के गांव भी न जा सका। वह धर्मशाले में ठहरकर चंपा की खोज करने लगा। मोटर पर चंपा बेहोश हो गई थी। होश आने पर उसने अपने आप को एक बड़े भारी मकान में कैद पाया। मकान की सजावट देखकर किसी भी बहुत बड़े आदमी का घर मालूम होता था। कमरे के चारों तरफ 4 बड़े बड़े शीशे लगे थे। दरवाजों और खिड़कियों पर सुंदर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। दीवारों पर बहुत सी अश्लील और साथ ही सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी। एक तरह एक बढ़िया ड्रेसिंग टेबल रखा था जिस पर श्रृंगार का सामान सजाया हुआ था। बड़ी बड़ी अलमारियों की कीमती रेशमी कपड़े चुने हुए रखे थे।
जमीन पर दरी थी। दरी पर एक बहुत बढ़िया कालीन बिछा था। कालीन पर 2-3 मसंद करीने से रखे थे। आसपास 4-6 आराम कुर्सियाँ और कोच पड़े थे। चंपा मसनन पर गिर पड़ी और खूब रोई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक बुढ़िया खाने की सामग्री लिए हुए अंदर आई। भोजन रखते हुए बोली, यह खाना है, खा लो। अब रो पीट कर क्या करोगी? यह तो यहाँ का रोज ही का कारोबार है। चंपा ने भोजन को हाथ भी न लगाया। वह रोती रही और रोते रोते उसे कब नींद आ गई वह नहीं जानती। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब दिन चढ़ चुका था। यहाँ पर एक स्त्री पहले से ही उसकी कंघी चोटी करने के लिए उपस्थित थी। उसने चंपा के सिर में कंघी करनी चाहिए, किंतु एक झटके में चंपा ने उसे दूर कर दिया। वह स्त्री बड़बड़ाती हुई चली गई। इस प्रकार भूखी प्यासी चंपा ने 1 दिन और 2 रातें बिता दी। तीसरे दिन सवेरे चंपा उठकर शून्य दृष्टि से खिड़की से बाहर सड़क की ओर देख रही थी। किसी के पैरों की आहट सुनकर ज्यों ही उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा, वह सहसा चिल्ला उठी, दादा! ठाकुर खेत सिंह के मुंह से निकल गया। बेटी! उस दिन से फिर उस गांव की किसी स्त्री पर कोई कुदृष्टि न डाल सका। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।